हाँ स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 9, इसमें एक डेरिवेशन है। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस पर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला हमको प्राप्त करना है। तो हेडिंग हो जाएगा गोलीय अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अवतल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, दोनों ही सॉल्व होके एक ही आते हैं, नाम से अलग अलग हैं। इसकी इंग्लिश हो जाएगी फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कॉनकेव सरफेस। फॉर्मूला निकल के आएगा n/v माइनस 1/u इक्वल टू n-1/r, जहां n कांच का अपवर्तनांक है, u वस्तु की दूरी पृष्ठ से, v पृष्ठ से प्रतिबिंब की दूरी, और r है जो कर्व्ड सरफेस है, मुड़ा हुआ पृष्ठ है, उसकी वक्रता त्रिज्या। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। ये अवतल पृष्ठ हुआ, कांच के एक टुकड़े को एक साइड से घिस दिया गया है। ये अवतल पृष्ठ है, कॉनकेव सरफेस है, दबा हुआ तल है। ये हो जाएगी इसकी मुख्य अक्ष, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, हिंदी में कहते हैं मुख्य अक्ष। ये मुख्य अक्ष पृष्ठ पर सीधी जा रही है, तो इस पृष्ठ पर यहाँ लंबवत गिर रही होगी, इसलिए ये मुड़ेगी नहीं। पृष्ठ पर लंबवत गिरने वाली किरण I = 0 बनाएगी, नॉर्मल्स के पर पैरेलल हो जाएगी। तो लंबवत गिरने वाली किरण का आपतन कोण होगा 0, इसलिए अपवर्तन कोण भी होगा 0। तो ये अंदर मुड़ती नहीं है, सीधी निकलती है। ये माध्यम क्या है? कांच, इसका अपवर्तनांक n2। इधर का माध्यम क्या है? वायु, यहाँ का अपवर्तनांक n1। जहां काटेगी मुख्य अक्ष वहां ध्रुव होगा, P से लिखते हैं। इस गोलीय पृष्ठ का यहाँ कहीं पर केंद्र होगा C। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखी है, वस्तु बिंदु के रूप की है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्मूले हैं, उत्तल पृष्ठ के लिए और अवतल पृष्ठ के लिए। स्पेशली नाम से अगर आता है क्वेश्चन तो जिस पृष्ठ के लिए आएगा उसी का करेंगे, और जनरल आ गया कि गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र करो, तो हमारी इच्छा है, स्वतंत्र है, चाहे हम उत्तल के लिए करें या अवतल के लिए करें, तरीके दोनों के लगभग एक से हैं। यहां वस्तु मान लें, वस्तु से एक प्रकाश की किरण जाएगी और इस पृष्ठ के बिंदु A पर गिरेगी। चूंकि पृष्ठ अवतल है तो ये किरण को थोड़ा ऊपर को फैलाएगा,
तो ये प्रकाश की किरण कांच में जाने पर हल्की सी अपने मार्ग से ऊपर को मुड़ेगी, ऊपर को मुड़ गई। ऊपर को जब मुड़ेगी तो ये इधर तो नहीं आएगी, अगर ये इधर को आती तो यहाँ प्रतिबिंब बनता। अब इधर ये आएगी नहीं, ऊपर जा रही है। ऐसी स्थिति में इसको डॉट डॉट लाइन से पीछे हटाते हैं, पीछे हटाते हैं तो यहाँ कहीं मिलती हुई प्रतीत होगी। तो आभासी रूप में ये पीछे यहाँ मिलेगी, तो ये आभासी प्रतिबिंब होगा। यहाँ वस्तु है, वस्तु से जाने वाली किरण पृष्ठ पर ए बिंदु पर गिरेगी, यहाँ जाने पर ये ऊपर की ओर झुक जाएगी, इसे पीछे हटाने पर यहाँ आभासी प्रतिबिंब बनेगा। बिंदु सी को इस ए बिंदु से मिला दिया तो ये जो सी से जाने वाली रेखा है, लाइन है, ये पृष्ठ पर CN, यह केंद्र से ये भी लाइन जा रही है, ये भी जा रही है। तो केंद्र से हम कहीं भी मिलाएंगे, इधर मिलाएं, यहाँ मिलाएं या यहाँ मिलाएं, ये हर जगह सरफेस पर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। तो केंद्र से जाने वाली रेखा जो रेड कलर से दिखाई है, ये पृष्ठ पर लंबवत होगी, तो ये अभिलंब का काम करेगा। ये इसलिए खींचते हैं जिससे हम आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R को दर्शा सकें। इस पॉइंट से नीचे एक परपेंडिकुलर गिरा लिया, ये कहाँ गिरा? M पर। ये एंगल मैंने माना अल्फा, ये माना बीटा और ये गामा। यहां से यहां तक की हाइट हमने लिख ली h। हम जानते हैं वस्तु की जो दूरी है वो क्या मानी जाती है? u। डिस्टेंस सभी P बिंदु से नापी जाएंगी, ध्रुव से नापी जाएंगी। प्रतिबिंब की दूरी होगी b, c, इसकी त्रिज्या लिखेंगे r। यहां से यहां तक की दूरी वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, वक्रता त्रिज्या r। ये सभी डिस्टेंस लेफ्ट साइड की हैं, तो इनमें माइनस का चिन्ह लगेगा। डायग्राम लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें दो एंगल दिखाने हैं इसमें। इंसिडेंट एंगल I, वस्तु से चलने वाली जो रे है ये वाली, इस पर पेन रखा और रेड लाइन वाले पेन यहां तक गए, यहां से यहां तक गए, ये हो गया आपतन कोण I। अंदर गए, इधर ये एंगल हो गया R। जितना ये एंगल है उतना ही एंगल ये डॉट डॉट वाली रेखा से नीचे का होगा, क्योंकि ये डॉट डॉट वाली लाइन ही अंदर को गई है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होंगे ये वाला और ये वाला। दोबारा एक बार फिर, वस्तु से चलने वाली किरण पर पेन रखा और रेड लाइन तक कोण I, इसमें जो कोण है वो क्या है? R। जो वो कोण है वो ये नीचे वाला कोण हो जाएगा। R एंगल I से छोटा है। इस निगमन को करने के लिए हम प्री प्लानिंग बता रहे हैं। इसमें हम करेंगे क्या? रूपरेखा क्या है? इसमें हम डायग्राम की हेल्प से I और R के मान निकालेंगे। डायग्राम से ही I और R के मान निकालने के बाद हम उनको स्नेल के नियम में लगा देंगे। स्नेल के नियम में जब लगाएंगे तो एक इक्वेशन बनेगी, उसमें अल्फा बीटा गामा के पदों में बनेगी। फिर हम अल्फा बीटा गामा के मान इन चित्र की हेल्प से ज्ञात करेंगे और वो मान इक्वेशन में उसमें लगाएंगे और फिर हमको ये सूत्र प्राप्त हो जाएगा।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं त्रिभुज OAC में। OAC अगर ये समझ में ना आए तो मैं इसको अलग निकाल ले रहा हूं। यहां लिखा है OAC, O पर क्या लिखा है अल्फा, A पर क्या लिखा है I और यहां लिखा है गामा। 6 क्लास के मैथ में हम पढ़ा करते हैं बहिष्कोण प्रमेय। ये बाह्य कोण इन दोनों कोणों के सम के बराबर होगा, इनका योग इसके बराबर होगा। तो I प्लस एल्फा बराबर गामा, I बराबर गामा माइनस एल्फा। I की वैल्यू आ गई। एक बार हम लेंगे त्रिभुज, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज IAC में, IAC वहां थोड़ा कंजेस्टेड लग रहा है, मैं उसे अलग निकाल रहा हूं। यह है I A और C। I पर जो एंगल है वो है बीटा, यहाँ है R, डबल लाइन से दिखाया है ये, और ये है गामा। इस त्रिभुज में भी बहिष्कोण थ्योरम लगाएंगे, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। तो इन दोनों अंदर के कोणों का योग गामा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे बीटा प्लस R इक्वल टू गामा, R इक्वल टू गामा माइनस बीटा। हमने बड़ी सावधानी पूर्वक सरलता से I और R के मान निकाल लिए। अब हम याद करते हैं स्नेल के नियम को। तो हमने लिखा स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम कहता है साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू N2 अपॉन N1। यहां एक एजम्पशन लगाते हैं, कुछ मानते हैं कि अगर इस पृष्ठ का साइज छोटा हो, जब ये छोटा हो जाएगा तो किरणें नीचे गिरेंगी, नीचे गिरेंगी तो एंगल छोटे हो जाएंगे, एंगल छोटे हो जाएंगे तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, पृष्ठ के छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के पृष्ठ के लिए कोण छोटे हो जाएंगे तो साइन I की जगह क्या रखेंगे I, साइन R के स्थान पर लगा सकते हैं R। एंगल छोटा होने पर हम ऐसा कर सकते हैं, इनकी वैल्यू बराबर होती है। तो साइन I की जगह पर ऊपर क्या आ जाएगा I अपॉन में साइन R की जगह R इक्वल टू N2 अपॉन N1। इसमें I और R के स्थान पर ये I का मान और R का मान रखेंगे। तो I का मान क्या है गामा माइनस एल्फा, तो ऊपर लगाएंगे गामा माइनस एल्फा, अपॉन में R है, R की वैल्यू गामा माइनस बीटा, ये वाली, ये जो वैल्यू थी I की और R की, ये वैल्यू इसमें पुट कर दी, ये मान ऊपर आ गया
और ये मान नीचे आ गया, इक्वल टू n2 अपॉन n1। तो सबसे पहले मैंने I और R के मान निकाले त्रिभुज की हेल्प से, और फिर स्नेल के सूत्र में छोटे कोण के लिए उसको सरल करके I अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1 लिखा। I और R की जगह पर वो मान हमने लगा दिए, गामा माइनस एल्फा अपॉन गामा माइनस बीटा इक्वल टू n2 अपॉन n1। अब हम क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो n1 की मल्टीप्लाई सर, n1 की पहले किससे होगी, गामा से, फिर किससे होगी, एल्फा से। तो n1 गामा के पास आया, n1 गामा माइनस n1 एल्फा इक्वल टू n2 की इन दोनों से होगी, तो n2 पहले इसके पास आएगा, n2 गामा माइनस n2 बीटा। गामा के इसमें दो स्टेप हो गए, एक ये, इन दोनों को एक तरफ कर दिया गया। तो इस गामा को मैं उधर ही भेज रहा हूं, तो हो जाएगा यहां n2 गामा माइनस, ये उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा n1 गामा, ये यहीं रहा, ये वाला इधर आ गया, माइनस का हो गया। और इधर जो बीटा था माइनस का, इसे इधर ले आया, तो वो जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n2 बीटा, और ये यहाँ का यही है। ऐसा करेंगे। राइट हैंड साइड में गामा क्या हो गया, कॉमन, n2 माइनस n1, और इधर n2 बीटा माइनस n1 एल्फा। इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने 2/3 कार्य इस डेरिवेशन में कर लिया, 1/3 काम रह गया है। अब हमारा काम है एल्फा, बीटा और गामा के मान यहां बन रहे त्रिभुज की हेल्प से निकालेंगे और इसमें लगा देंगे। तो एल्फा, बीटा, गामा के मान कैसे निकालते हैं, जिस प्रकार छोटे कोण के लिए साइन आई के बराबर होता है, वैसे ही छोटे कोण के लिए टेन थीटा थीटा के बराबर होता है। तो मैं लिख रहा हूं छोटे कोण के लिए एल्फा इक्वल टू टेन एल्फा, लिख सकते हैं छोटे कोण के लिए, छोटे कोण के लिए एल्फा बराबर टेन एल्फा। टेन एल्फा होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार, तो आधार एल्फा के कोण से देखेंगे, एल्फा वाला कोण ये है, इसका आधार क्या है, माइनस u। ऐसे बीटा, टेन बीटा इक्वल टू, टेन बीटा वाले में यहां आ गए लंब बटे आधार, लंब क्या है h, आधार क्या है v, h अपॉन माइनस v, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। गामा इक्वल टू टेन गामा, इसकी वैल्यू टेन गामा देखेंगे, लंब बटे आधार, h अपॉन r, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन माइनस r। ये सभी वैल्यू बाई साइड की है तो माइनस में ली गई है। ये रे ऑप्टिक्स की साइन प्रॉपर्टी होती है, चिन्ह परिपाटी होती है। अब हमारा कार्य है कि हम यह एल्फा और बीटा तथा गामा, एल्फा, बीटा और गामा के मान थर्ड इक्वेशन में व्यवस्थित तरीके से लगा दें। तो हम लिखेंगे एल्फा कॉमा बीटा और गामा के मान समीकरण थर्ड में
रखने पर किसी इक्वेशन में वैल्यू लगानी हो तो उस इक्वेशन को अगर लिख लिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो थर्ड इक्वेशन को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। n2 बीटा माइनस n1 एल्फा इक्वल टू गामा n2 माइनस n1। वैल्यू रखने जा रहे हैं। n2 को ऐसे ही लिखेंगे, बीटा की वैल्यू h अपॉन माइनस बी माइनस n1, एल्फा की वैल्यू h अपॉन माइनस यू इक्वल टू गामा की वैल्यू h अपॉन माइनस आर n2 माइनस n1। इस प्रकार हमने अल्फा बीटा गामा की तीनों की वैल्यू लगा दी। अल्फा बीटा और गामा इनकी वैल्यू हमने ये लगा दी। वैल्यू लगाने के बाद अब इधर देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है। तो एक तो ये h कॉमन है, एक नीचे से माइनस कॉमन है, तो कॉमन लिया जाएगा h माइनस का, तो आएगा n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू h ब्रेकेट n2 माइनस n1 अपॉन माइनस r। h से h कट जाएगा, ये माइनस नीचे लगा है ये भी कट जाएगा, ये भले ही माइनस नीचे है ये ऊपर ही हो जाएगा, चाहे माइनस डिनोमिनेटर में हो या न्यूमरेटर में हो, हर में हो या अंश में हो, वो आ अंश में ही जाता है, ऊपर आ जाता है, तो ये कट गया। तो फॉर्मूला बचता है n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन आर। अब स्टूडेंट ने देखा कि फॉर्मूला तो हमें वो प्रूफ करना था, कर दिया, ये एग्जाम में हम इतना करें आए तो काटा नहीं जाएगा, सही है। फिर अंतर क्या है इसमें उसमें? अंतर ये है कि यहां हमने थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, वायु, और वायु का अपवर्तनांक माना था n1, इसकी वैल्यू होती है 1। जब इसे 1 लिख देंगे तो फिर n1 की जगह 1 आ जाएगा, तो केवल क्या बचा, n2। n2 जब बचा तो उसे फिर n2 लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो 1 हो गया, तो उसे केवल n लिखा जाएगा। तो लिख रहे हैं वायु के लिए n1 बराबर 1 और कांच के लिए n2 बराबर n रखने पर इस फॉर्मूले में n2 की जगह कांच का अपवर्तनांक n लगा दें या Ng लगा दें, n1 की जगह वायु का अपवर्तनांक 1 लगा दें, तो क्या होगा? तो फॉर्मूला हमारा जो हो जाएगा वो देखिए, इसकी जगह आ जाएगा n अपॉन बी माइनस n1 की जगह 1 अपॉन यू, n2 की जगह n माइनस n1 की जगह 1 अपॉन r। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत काम देगा। किस प्रकार के न्यूमेरिकल? कहीं कांच के गोले के अंदर वायु का बुलबुला है, हमने देखा है कंचे होते हैं उनके अंदर वायु के बुलबुले होते हैं छोटे छोटे, तो उनकी वास्तविक पोजीशन क्या है उसे हम इस सूत्र के द्वारा निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में भाषा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के कांच के गोले के अंदर कोई बुलबुला 3 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, तो वो 3 सेंटीमीटर पर दिखाई देता है, वो प्रतिबिंब की दूरी होगी, तो उसकी वास्तविक स्थिति बताओ, u का मान निकाला जाएगा, त्रिज्या उसकी जितनी दी है वो r का मान होगा, कांच का अपवर्तनांक क्वेश्चन में दिया होगा, अधिकतर सामान्यतः n का मान 1.5 होता है कांच के लिए।
विभिन्न प्रकार के कांच हैं, उनके मान चेंज होते रहते हैं। तो ये फॉर्मूला आया। अब जब हम इसको एक नोट डाल रहे हैं, इसे अप्लाई हम करेंगे, तो कहाँ कैसे करेंगे? अगर कांच का बुलबुला यहाँ है, देख हम यहां से रहे हैं, तो ये फॉर्मूला चलेगा। बुलबुला अगर यहाँ है और देख कांच में से रहे हैं, तो ये लगेगा। लेकिन वायु का बुलबुला होता है कांच के अंदर, तो बुलबुला वहां है, देख यहां से रहे हैं, अर्थात उल्टा हो जाएगा। ये निगमन जब किया गया है तो वस्तु कहाँ मानी गई है? वायु में। लेकिन हम बुलबुले का सवाल जब करेंगे कांच के अंदर, तो बुलबुला वस्तु है और वो कांच के अंदर है, तो वस्तु यहाँ की बजाय फिर कहाँ होगी? कांच के अंदर। तो ये पूरा जो निगमन है, इसमें एन जो होगा, एन वो उल्टा हो जाएगा। तो लिखते हैं, यदि वस्तु वायु में न होकर कांच या जल, मीन्स किसी सघन माध्यम में हो, कांच या जल में हो, तो n के स्थान पर 1/n लगेगा, माध्यम चेंज हो जाएगा। इस समय प्रकाश विरल माध्यम से सघन में जा रहा है। जब कांच का बुलबुला, वायु का बुलबुला कांच में होगा, जब वस्तु यहाँ होगी, तो प्रकाश फिर कांच से वायु में आएगा। तो n के स्थान पर क्या रखेंगे? 1/n वैसे रखेंगे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 1/nb माइनस 1/u इक्वल टू, इसे 1/n माइनस 1/r। इस 1/n माइनस 1 को सॉल्व करेंगे, ये ऐसा का ऐसे ही रहेगा, nb माइनस 1/u। इसे हल करेंगे तो आएगा 1 माइनस n/nr। ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम क्वेश्चन करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करने के लिए। अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस फॉर्मूले को अप्लाई करना सिखा रहे हैं। एक 6 सेंटीमीटर व्यास का कांच का कोई गोला है, कांच का गोला है जिसका व्यास है 6 सेंटीमीटर। तो उसकी जो रेडियस हो गई वो कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। इस कांच के गोले के व्यास के अनुदिश देखने पर, इसका ये व्यास हो गया, डायमीटर हो गया, इसके अनुदिश इधर से देखने पर, यहाँ कोई प्रेक्षक है, कांच के गोले को इस प्रकार से कोई प्रेक्षक देख रहा है। इसके व्यास के अनुदिश देखने पर गोले के अंदर किसी वायु के बुलबुले की स्थिति 2 सेंटीमीटर है। तो बुलबुले की जो स्थिति है वो वस्तु की स्थिति है, U लिखेंगे। तो बुलबुला बाहर से देखने पर कितनी दूरी पर या कहाँ दिखाई देगा? होता क्या है, पानी में या कांच में कोई वस्तु पड़ी हो तो वो जहाँ होती है वहाँ हमें नहीं दिखती है, वहाँ से थोड़ा ऊपर दिखती है, क्योंकि प्रकाश कांच में या जल में जो दूरी तय करता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, तो वस्तु जहाँ होती है वहाँ से थोड़ा ऊपर दिखती है। प्रकाश कांच में अपने मार्ग से मुड़ जाता है। सिक्का अगर बाल्टी में पड़ा है, उसे पानी भर दें हम, उसमें सिक्का पड़ा हो,
तो सिक्का जहां होगा वहां से थोड़ा ऊपर दिखेगा। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। प्रकाश जल में मुड़ जाता है। तो उसी के ऊपर सवाल है कि इसके अंदर जो बुलबुला है वो 2 सेंटीमीटर पर है, तो वो बाहर से देखने पर हमें कहाँ दिखाई देगा? तो दिखाई देगा वो प्रतिबिंब की दूरी होगी। इससे त्रिज्या निकाल ली। जहां बुलबुला है वस्तु की दूरी हो गई, और प्रतिबिंब की स्थिति हमको बतानी है, और कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5। करते हैं सवाल शुरू। ये ऑब्जेक्ट हो गई वस्तु, यही बुलबुला है। तो फॉर्मूला में यही लगाऊंगा 1/NV माइनस 1/U 1 माइनस N/NR। वैल्यू पुट देखिए कैसे करते हैं। 1/N, N की वैल्यू V निकालना है, माइनस U 2 इक्वल टू 1 माइनस N की वैल्यू 1.5 अपॉन N 1.5 इंटू R 3। दोबारा सुनेंगे। 1/NV, N का मान V ऐसे ही लिखा, निकालना है, माइनस 1/U, U का मान बराबर 1 माइनस N की वैल्यू ये अपॉन NR, N की वैल्यू 1.5, R की वैल्यू 3। वैल्यू रखने के बाद यदि पॉइंट में कोई नंबर है अपॉन में, तो उसका पॉइंट हटा देते हैं। यहाँ 0 5 के टेबल से कट जाएगा, तो आएगा 2/3V माइनस 1/2। इधर एक में से 1.5 घटाएंगे, तो 1.5 बड़ा है, इसमें से 1 घटेगा तो क्या बचेगा? 0.5। ये बड़ा है तो इसका माइनस का बचेगा। 15 × 3 = 45, बीच में पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ये 5 के टेबल से कट रहे हैं, 5 एकम 5 नेम, 2/3V इक्वल टू, ये माइनस का 1/2 उधर गया तो हो गया प्लस का 1/2। यहाँ ऑलरेडी हमारे पास था -1/9, -1/9। इन दोनों का एलसीएम 2/3V इक्वल टू, इनका एलसीएम 9 दूनी 18, 2 से 18 में कितने बार जाएंगे? 9, चिन्ह का आएगा माइनस का। 9 से 18 में कितने बार जाएंगे? 2, 9 में से 2 घटे 7/18, 18 3 के टेबल से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 × 6 = 18, तो यहाँ आएगा 6 और 2/V। हमें निकालना है V, और V है अपॉन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होगी। 7 की किससे होगी? B से, इक्वल टू 6 की किससे होगी? 2 से, तो V इक्वल टू 12/7। 7 से भाग करेंगे 12 को, 7 एकम 7, बचे 5, पॉइंट लगाया 0, 7 7 49। तो क्या निष्कर्ष निकला कि इस कांच के गोले के अंदर बुलबुला कितनी दूरी पर था? 2 सेंटीमीटर। लेकिन बाहर से जब हम देखेंगे तो कितनी दूरी पर दिखेगा? 1.7 सेंटीमीटर पर, अर्थात कुछ पास दिखेगा। किसकी वजह से हुआ? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। कांच में प्रकाश की चाल धीमी हो जाती है और वो अपने मार्ग से मुड़ जाता है, इसलिए बुलबुला जहां होता है वहां से थोड़ा इधर को दिखता है, हमारी तरफ को, पास को। इसके विपरीत
अगर हम कांच के अंदर हो और बुलबुला बाहर हो तो वो जितनी दूर होगा, और हम देख रहे हैं यहां से, दर्शक कांच के अंदर है, बुलबुला बाहर है, तब वो जो जितनी दूरी पर वो होगा तब वो उससे दूर दिखेगा, क्योंकि प्रकाश कांच में से जब बाहर निकलेगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो वो दूर दिखेगा। इसमें कंफ्यूज ना हो। इसी तरह का एक क्वेश्चन स्वयं घर पर ट्राई करें। एक कांच के गोले की त्रिज्या दी है 4 सेंटीमीटर। बुलबुला, कांच के गोले के अंदर कोई एयर बबल है, वायु का बुलबुला, वो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर दिखाई देता है। तो बुलबुला जितनी दूरी पर दिखाई देता है वो प्रतिबिंब की डिस्टेंस ली जाती है v। बुलबुले की वास्तविक स्थिति बताओ, u निकालना है। n का मान 3/2 है, कांच का अपवर्तनांक, ये 1.5 के बराबर ही है। तो इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने में क्या आया, हमने अक्सर देखा है कि प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी वस्तु ही करती है। इस बोर्ड पर टॉर्च डालें तो यहां से चौंध लगेगी। मुंह देखने का शीशा होता है समतल दर्पण, उस पर लाइट डालें वहां से रिफ्लेक्शन होगा। घड़ी पे लाइट गिरे वहां से रिफ्लेक्शन होगा। क्या कभी पारदर्शी ट्रांसपेरेंट पदार्थ से भी रिफ्लेक्शन होते देखा है? जी हाँ। अगर हम एक विशेष एंगल पर लाइट को उसमें डालें तो वो लाइट पार नहीं जाएगी, उसी में वापस लौटने लगेगी, और इस घटना को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हमने देखा है कि दोपहर के टाइम में किसी हाईवे पे हम जा रहे हों तो हमको उस सड़क पर कुछ दूर आगे, लगभग 500 मीटर आगे, ये लगता है कि सड़क पर पानी भरा हुआ है, जल है। बिल्कुल दोपहर हो रहा हो, धूप तेज हो रही हो, तो हमें सड़क पर जल का आभास होगा, ऐसा लगेगा कि पानी भरा हुआ है। लेकिन जब हम आगे पहुंचेंगे तो वहां जल नहीं है, फिर वो आभास हमें और आगे दिखेगा कि आगे जल भरा हुआ है। उसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। रोड पर सन से आने वाली लाइट जमीन से टकराकर अधिक से अधिक मात्रा में हमारी आंख पर गिरती है। तो अधिक मात्रा में लाइट जब रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख पर गिरेगी तो यहाँ हमको चकाचौंध लगेगी, जिसके कारण यहाँ हमको ऐसा आभास होता है कि यहाँ जल भरा हुआ है। ऐसा कब होता है वो जरा देखते हैं। एक कांच का टुकड़ा है, कांच का टुकड़ा कहलाएगा सघन माध्यम, और ऊपर वायु है, ये कहलाएगा विरल माध्यम। इंपॉर्टेंट है भी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या देखा गया, यहां है नॉर्मल अभिलंब। अगर प्रकाश की किरण को हम सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिराएं, ये एंगल बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से, क्रांतिक कोण से। क्रांतिक कोण हम लास्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो अगर सघन माध्यम में प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिराया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है।
इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अगर सघन माध्यम में प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिराया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसे पढ़ने से, सीखने से हमारे डेली लाइफ में या साइंस के जीवन में क्या बदलाव हुआ, बहुत बड़ा योगदान है। जो डिश टीवी के केबल होते हैं, उन केबल में जो सिग्नल चलता है, तरंग चलती है, वो इसी कॉन्सेप्ट पर चलती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। उससे क्या फायदा हुआ? उससे सिग्नल की एनर्जी लॉस नहीं होती है। परावर्तन के द्वारा जब सिग्नल चलेगा और वो सिग्नल दूसरी जगह पर, एक स्थान से दूसरी जगह पूरी पावर से पहुंचता है और प्रोग्राम अच्छे दिखाई देते हैं, स्पष्ट क्लियर दिखाई देते हैं। अगर वो किसी तार में होकर हम सिग्नल को चलाएं तो तार के रेजिस्टेंस के कारण सिग्नल कमज़ोर हो जाएगा और पिक्चर क्वालिटी दूसरी जगह जाने पर कमज़ोर हो जाएगी। उदाहरण नंबर 2, इसका जो यूज लिया गया, हीरे की जो कटिंग की जाती है, वो उसकी जो सरफेस काटी जाती है, वो उसके क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर कटती है और हीरा पर गिरने वाला प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है तो वो हीरा चमकता है। वो भी इसी का उदाहरण है। हीरा ना देखा हो तो कांच की परख नली होती है केमिस्ट्री लैब में, उसको अगर हम जल में डुबोएं, कुछ हिस्सा बाहर रखें, डुबोएं अंदर कुछ भाग को, धूप में देखें तो परख नली चमकदार दिखती है। किसके कारण? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो ऑप्टिकल फाइबर जो सुना है हमने, केबल वालों से पता कर लेते हैं, उनके मुंह सुना होगा, तो वो इसी के उदाहरण घटना पर आधारित कार्य करता है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब सघन माध्यम में आपतित प्रकाश क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर गिराया जाए तो संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्रकाशिक तंतु, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर। एग्जाम्पल नंबर 2, हीरे का चमकना। और भी इसके दूसरे उदाहरण हो सकते हैं, किताबों में कई एग्जाम्पल दिए हैं। तो अब हम नेक्स्ट कार्य अगले वीडियो में करेंगे। इसमें आज का काम इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।